अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था होम्योस्टेसिस इन मैन के इंसानों के अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होता है, उसके अंदर हमने स्किन वाला टॉपिक पढ़ लिया था कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे हमारे जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। उसके बाद जो हमारे बुक के अंदर टॉपिक आ रहा है वो ये कि लंग्स कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। लंग्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार और ऑक्सीजन की मिकदार को मेंटेन रखते हैं हमारे जिस्म के अंदर। अब कैसे मेंटेन रखते हैं, अब वो पढ़ना है। तो अब हमारे जिस्म के अंदर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो इसके नतीजे में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इसको अब जिस्म से निकालना भी है, तो ये निकालने के अंदर मदद कौन करते हैं, हमारे लंग्स। अब ये कैसे होता है, अब जैसे हमने बात की कि हमारे सेल्स के अंदर या हमारे टिश्यूज के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो हमारे जो ब्लड आता है उस ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन भी होती है, यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार हो गई या जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे ब्लड के अंदर सप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर लंग्स से अगर ऑक्सीजन आ रही है तो वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर किस चीज़ के अंदर आती है, रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। ये किसके अंदर होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। अब क्या होता है कि ब्लड की जो वेन्स आती हैं कहाँ से, दिल से, या हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड की वेजल्स हैं यानी कि रगें हैं वो आती हैं। फिर जहाँ पर भी टिश्यूज वगैरह या सेल्स होते हैं वहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है बहुत सारी पतली पतली नालियों के अंदर। उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो पहले ये क्या थी, ब्लड वेजल थी, अब ये डिवाइड हो गई बहुत सारी पतली पतली नालियों के अंदर। इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि ये सेल है, यहाँ कोई टिश्यू समझ लें, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है। अब जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है और यहाँ से ब्लड जो आ रहा है इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन की मिकदार यहाँ से मतलब आ रही है ऐसे, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की मिकदार है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जब ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद आते हैं। क्या मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसकी मिकदार जहाँ पर ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कम है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा है वो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर खुद ब खुद आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज से आ जाएगा कहाँ पर, हमारा जो सेल है या कोई टिश्यू है वहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इस तरफ चला जाएगा और ऑक्सीजन जो है यहाँ से सेल के अंदर चला आएगा। फिर दोबारा ये ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन फिर दोबारा रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होगा और यहाँ पर दोबारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा और ऐसे ये चलता रहता है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आया, ये अब कैसे जिस्म से बाहर निकलेगा वो देखना है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पर आएगा तो ये पहले क्या आएगा, रेड ब्लड सेल के पास चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रेड ब्लड सेल के बाद चलने के बाद अब ब्लड के अंदर तो हर चीज़ होती है, पानी भी होता है, तो पानी ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, यानी कि इसके अंदर ये वाटर की तरह होता है पतला। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड पहले, फिर रेड ब्लड सेल के बाद निकल कर प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। अब प्लाज्मा क्योंकि इसके अंदर वाटर है, पानी है, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा, या वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा। अब वाटर कैसे होता है, एक H होता है इसके अंदर और दूसरा क्या होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ, वाटर के फॉर्मूले के साथ। अब जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि ये एक H प्लस आयन अलग हो जाएगी और ये जो OH है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो H माइनस 1 बन गया और क्या हो गया, ये CO2 था और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो ये क्या बनेगा, CO3, HCO3, और H के पास -1 क्योंकि यहाँ पर H -1 का था। तो ये ऐसे ये आयंस बन जाती हैं, इनको कहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस।
बाइकार्बोनेट आयंस बन जाती हैं। अब ये क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, यानी कि अगर ये हमारे ब्लड के अंदर हद से बढ़ जाए तो हमारे जैसे ब्लड का पीएच है वो चेंज हो जाता है। पीएच जब चेंज हो जाता है तो ये हमारे लिए खतरेमंद है। तब इसको पीएच को कैसे मेंटेन किया जाता है वो ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर आएगा तो ये इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज किया गया, तो ये यहाँ से चलता जाएगा कहाँ पर आएगा, हमारे लंग्स के पास, क्योंकि गैसेस की एक्सचेंज कहाँ होती है, लंग्स के पास। लंग्स के पास जब आएगा तो लंग्स के अंदर ये जैसे ही करीब पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये दोबारा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा के अंदर थे, प्लाज्मा से दोबारा डाले जाएंगे रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर जैसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस से इनको दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग्स के बाद जब आ गया तो क्या होगा कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के पास डाला जाता है और एल्वियोलाई के बाद दोबारा ये कार्बन डाइऑक्साइड माहौल के अंदर चला जाता है। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बैलेंस होती है। और अगर मैंने बताया कि ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर होती है, यानी कि तेजाबियत होती हैं, अगर हद से बढ़ जाए हमारे लिए खतरेमंद है। तो ये इनकी जो मिकदार है इनको हमारे दिमाग को बताना कि कैसे इनकी मिकदार यानी कि बढ़ रही है कम हो रही है। तो यहाँ पर हमारे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग के पास पहुंचाती हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि हमारे दिमाग को इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं जो कि H+ आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस की मिकदार के बारे में हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर इनकी मिकदार हद से बढ़ जाती है तो ये रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हद से बढ़ गई थी ये बाइकार्बोनेट आयंस की, इनको दोबारा हमारे लंग्स से जल्दी जल्दी निकाला जा सके। इसलिए हमें ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे दिमाग को मैसेज देते हैं और हम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हमारा लंग्स मेंटेन रखते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा।